अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सियासी रास्ते बंद हो रहे हैं। हुकूमत का यह दावा है कि अब मुल्क में किसी को भी हिजान की कैफियत पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अब अमली तौर पर भी ये वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी गुंजाइश कम होती चली जा रही है। और जैसा कि हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि अब किसी को भी बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं होगी, और गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटीआई की बहनें और पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मिलने अडयाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ज़ाहिर है हुकूमत का यह ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनकी बहनें बानी पीटीआई के जारहाना बयान को मीडिया के सामने बयान करके महाजराई की कैफियत पैदा करने की कोशिश करती हैं और अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने समेत माइनस बानी पीटीआई की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। और ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए दोहरा चैलेंज है। एक तरफ पार्टी क़यादत अपने बयानिए को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रही है और दूसरी जानिब हुकूमती इक़दाम इस बयानिए को मुसलसल इनकाउंटर कर रहे हैं। यह भी एक अहम पहलू है कि रियासती इदारों ने हालिया वाक़यात के बाद सियासी अफरा तफरी के नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी और इंतज़ामी मुश्किलात का बार बार हवाला दिया है। यही वजह है कि अब पीटीआई की सरगर्मियों को सिक्योरिटी के खदशात से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि इन हालात में उसकी कोशिश है कि सियासी फ़ज़ा ठंडी रहे और कोई ऐसा बयानिया सामने ना आए जो दोबारा अवामी जज्बात भड़काने का सबब बने। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत अब एक मुश्किल दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ बानी पीटीआई तक रसाई ना होने से पार्टी की हिकमत अमली कमज़ोर पड़ रही है, तो दूसरी जानिब सियासी मैदान में उनके लिए जगह महदूद होती चली जा रही है। मौजूदा सूरत हाल यही बता रही है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मंजरनामा पहले से कहीं ज़्यादा तंग हो चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही है, इसलिए उसको मजीद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान कहते हैं कि एहतजाज के नाम पर फितना करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत की इसके तनकीद का जवाब बैरिस्टर गौहर भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ये बहाना बना रही है कि बानी पीटीआई की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये कार्रवाइयाँ दुनिया नहीं कि 2 से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा, अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मज़ामती बयानिए की वजह से पार्टी के अंदर भी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में होने वाली पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी इजलास पर अरकान का कहना था कि पीटीआई की बहनों ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने NDU वर्कशॉप के हवाले से बानी पीटीआई के पैगाम पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें मालूमात ना थी जिसकी वजह से वर्कशॉप में गए। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि बानी पीटीआई की बहनों ने गुफ्तगू की शिरकत करने वाले मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। उनका कहना था कि ये बात बानी पीटीआई ने कही थी तो मीडिया पर कहने की क्या ज़रूरत थी, पहले पार्टी को बताया जा सकता था। ज़राए के मुताबिक शेख वकास अकरम का कहना था कि मज़ाहमत या मफामत का फ़ैसला महमूद खान अचकज़ई करें, जिस पर महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मैं तो आइन के दायरे में रहकर काम करूँगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे मज़ाहमती बयानिए को लेकर पार्टी के बहुत से रहनुमा ये समझते हैं कि इससे पार्टी और बानी पीटीआई को नुकसान पहुँच रहा है और यही वजह है कि बेशतर अरकान ने इजलास में बानी पीटीआई की बहनों पर अदम एतमाद का इजहार किया। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने टकराव की सियासत को तर्क न किया तो क्या महमूद खान अचकज़ई और दीगर अपोजिशन इत्तेहादी तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई तो मफामत का रास्ता अपनाना चाहते हैं। देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ जारहाना तर्ज़ सियासत पर ब्रेक लगाती है या फिर दूसरी सूरत में हुकूमत तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाती है। शौकत बसरा साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, ये जो पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर या पिछले दिनों सियासी कमेटी तो तहलील हुई, उसके बाद एक नई जो कॉम्पोजिशन है वो सामने आई, ये रिजर्वेशंस दुरुस्त है कि बानी पीटीआई की बहनों ने, ये तासुर दुरुस्त है कि उन्होंने मामलात को खासा कशीदा कर दिया है? कोई कशीदगी नहीं है। पूरी पार्टी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। इख्तलाफात जाहिर है कि अब इस वक्त जो टांगा पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो बेचारे काउंसिल बनने के काबिल नहीं हैं, उनकी भी जाहिर है वहाँ पे ग्रुपिंग होती है। लेकिन हमारे जितने भी आपस में इश्यूज हों, एक तो हमारे ज़रा एक्सेस बहुत कम है लीडर, उससे भी मसाइल आते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जो भी हो, तहरीक इंसाफ का लीडर, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और 90% पाकिस्तान का लीडर इमरान खान ही तहरीक इंसाफ का लीडर है। और जहां तक आपने बात की थी माइनस करने की, इमरान खान को माइनस करते करते आज 3 साल हो गए इनको। इन्होंने कहा कि इमरान खान इज हिस्ट्री, पार्टी टूट गई, टिकट को नहीं लेगा, निशान छीन लिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। अवाम ने क्या किया? अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा बस साहब, ये भी तो हकीकत है हमारी, अगर सियासी तारीख उठा के देखें तो यहाँ लोग माइनस होते रहे हैं। क्या बानी MQ माइनस नहीं हुए? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया गया? कि माइनस तो पहले भी लोग होते रहे, तो आपको नहीं लगता कि ये भी बादस कयास या बईदस कयास नहीं है कि बानी पीटीआई को भी माइनस करने वाले माइनस करते हैं? तारिक, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान में फातिमा जिना
उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी, इवन नवाज शरीफ आज जो बेचारा काउंसिलर बनने के काबिल नहीं है, किसी वक्त पॉपुलर लीडर था, ये भी सिक्योरिटी रिस्क बना, ये भी गद्दार बना और इनको भी -1 कर दिया गया। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, इमरान खान, ये जितने भी मैं लोगों का नाम ले रहा हूं, आज इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान को माइनस करने के लिए क्या क्या फार्मूला इख्तियार नहीं किया गया, जो आपको मैं अर्ज कर रहा हूं। उसके लिए आप देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, हमारे 64,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, 34,000 जेलों में बंद हुए। खुद खान साहब 250 मुकदमा उनके ऊपर है, गद्दार, दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या कहा गया, इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे दर्ज हुए। बुशरा बीबी जेल में, क्या हुआ? क्या पॉपुलैरिटी जो 8 फरवरी को इमरान खान की 80% थी, आज 90% हो गई। मेरे भाई, हम तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान का नाम है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। किसी को गलत फहमी है कि वो लोगों को कहेगा जी कि हम इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या इवन पार्टी के अंदर भी जो इमरान खान से गद्दारी करेगा, इमरान खान को छोड़ेगा, तो उसका हाल भी वही होगा जो महमूद खान का हुआ, परवेज खटक, आप ठीक, बस साहब, अब हर गुजरते दिन के साथ ये सख्ती तो बढ़ रही है। जैसे बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इंदिया दिया गया था, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है। अब उसके साथ ही ये जो पार्टी पे बैन की बात, या फिर माइनस करने की बात, या फिर गद्दारी के मुकदमे की बात, तो इस माहौल के अंदर हाउ PTI विल रिस्पॉन्ड टू इट? क्या कोई मज़ामत करने जा रहे हैं या फिर नेगोशिएट करेंगे, इंगेज करेंगे? हद तो ये है कि आपके वो जजेस जिन्होंने इंसाफ देना होता है वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो मेरे भाई, इसलिए आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक का जनाजा निकल चुका। पाकिस्तान में होता रहा है, पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल देखे हैं हमने, अयूब खान का, याया खान का, मुशर्रफ का, जिया का। PTI क्या करेगी सर? बात करने दें। हम वही करेंगे जो हम 3 साल से कर रहे हैं, चूंकि हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान, उनसे जब कहा गया कि आप अडयाला शिफ्ट, आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या बाहर के मुल्क चले जाएं, तो खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि ना मेरी जायदादें बाहर है, ना मेरा पैसा बाहर है। हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह आईन कानून के अंदर रहते हुए, जिस तरह हम 2.5 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, आपने देखा 26 नवंबर को हम पुरअमन आए, उठानी पड़ी, 300 से ज्यादा हमारे जख्मी हुए। तो क्या हमने तो पत्ता भी नहीं तोड़ा था, हमने तो गमला भी नहीं तोड़ा था। आज भी आप कह रहे हैं सख्तियां बढ़ेगी, भाई इससे ज्यादा हमारे ऊपर क्या सख्ती होगी? इसलिए मेरे भाई, वो कहते हैं ना, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्या करेंगे? कोई मसला नहीं है। क्या करेंगे? डी चौक की तरफ जाएंगे? क्या करेंगे? धरना देंगे? एहतजाज? बिल्कुल, बहुत आपने एंड पे इंपॉर्टेंट सवाल किया है। अच्छा। तहरीक आईने हफ्ज़ पाकिस्तान की क़यादत अचकज़ई साहब, राजा अलामा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दें, डायलॉग करें। ये उन दोनों का इस्तेहकाक है। और अभी हमने एक 21 तारीख को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके अंदर हम लाहे अमल देंगे। और जाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसकी वजह, जब पाकिस्तान में इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए, अदालतें खत्म हो गई, अल्टीमेटली हमें सड़कों पर ही पुरअमन हम निकलेंगे और वहां आकर बैठे रहेंगे डी चौक पे, जब तक ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत खत्म नहीं हो जाती। और इसका ऐलान आप बहुत जल्द सुनेंगे। लेकिन उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ये हमें गोलियां मारें, ये हमारे लोगों को जख्मी करें, ये आंसू गैस के सेल चलाएं। रात आपने नहीं देखा, रात में वहां मौजूद था। शर्म आनी चाहिए। माएं, बहनें, बेटियां सबकी साझी होती हैं। ठीक है शौकत बसर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्की सियासत में इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड और नए सूबों के क़याम के हवाले से मुमकिन तब्दीलियों की बहस जोर पकड़ती नजर आ रही है। ये महज एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि ये मुमकिन आईनी तरमीम, वफाकी ढांचे, सूबाई खुद मुख्तारी और सियासी इत्तफाक़ राय की असल रूह से जुड़ी हुई है। हुकूमत के सामने इस वक्त 2 बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। एक नए सूबों के क़याम और दूसरा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूले यानी NFC अवार्ड में तब्दीली करना शामिल है। तारीखी तौर पर NFC का मामला हमेशा हसास रहा है, क्योंकि इस फार्मूले से सूबों के मालियाती हिस्से का तयन होता है और मामूली सी तब्दीली भी सूबाई बयानिए, सियासी तवाज़ुन
और वफाकी एतमाद पर बराह रास्त असर डालती है। और 27वीं तरमीम के वक्त यह हसासियत वाज़ेह हो चुकी थी जब वसाइल की तकसीम पर इख्तलाफात ने इंतहाई सख्त सियासी रद्दअमल को जन्म दिया और हुकूमत को बिलाखिर पीछे हटना पड़ा। अब मौजूदा सूरत हाल में एक मरतबा फिर यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या वफाक इस कदर बड़े आइनी और इंतजामी फैसले जैसे कि 28वीं तरमीम एक भरपूर कौमी इत्तफाक़ राय के बगैर आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ये मसला सियासी महाजराई, सूबाई अदम एतमाद और इसी तरह बयानियाती तकसीम को जन्म दे सकता है। इस वक्त बिलावल भुट्टो के ताज़ा बयान ने इस मामले को मज़ीद अहम और पेचीदा बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में खुलकर कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट से 2 तरामीम हो चुकी है, मज़ीद की गुंजाइश नहीं है और नए सूबों के मामले पर पहले से मौजूद इत्तफाक़ राय को बुनियाद बनाकर ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। अब उनके इस मौक़िफ़ से ये इशारा मिलता है कि हुकूमत को 28वीं तरमीम नहीं लानी चाहिए और ये भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत ने 28वीं आइनी तरमीम में NFC अवार्ड और नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक तजावीज़ सामने रखी तो फिर पीपल्स पार्टी शायद इस तरमीम में हुकूमत का साथ ना दे। और अगर ऐसा हो जाता है तो सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत में ताल्लुकात कशीदा होंगे या फिर हुकूमत एक बार फिर बैकफुट पर जाएगी। अगर हुकूमत वाकई 28वीं तरमीम लाना चाहती है तो इसे इत्तेहादियों, अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के अलावा सूबों के अंदरूनी सियासी हसास पहलुओं को भी नज़र में रखना होगा। सियासत में बाज़ औक़ात रफ्तार से ज़्यादा समत अहम होती है और इस वक्त मुल्क को जिस आइनी बहस का सामना है उसमें भी यही उसूल अपनाने की ज़रूरत है कि बड़े फैसले दबाव या जल्दबाजी में नहीं बल्कि वसीतर इत्तफाक़ राय से किया जाए। इसलिए मौजूदा सियासी मंजरनामा हमें बताता है कि मामला ना सिर्फ कानूनी है और ना महज सियासी बल्कि ये वफाकी हमाहंगी, एतमाद और आइनी तसलसल के इम्तहान से जुड़ा हुआ है, जिसे संजीदा मुकालमे के ज़रिए हल करना ही तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर रास्ता है। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हो रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी को मदऊ करने की बात भी हो रही है। पीपल्स पार्टी से भी रब्ता हुआ है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी? जी बिल्कुल रियान तारिक साहब, मैंने भी ये बात टीवी के जरिए सुनी है, लेकिन वो PTI नहीं, आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। और मैं सोच रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद से मुसलसल, चाहे खुर्शीद शाह साहब के जरिए हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब के जॉइंट सेशन से खिताब हो, चाहे मुझ जैसे कारकुन का कई शो में इनको ऑफर करने का, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब भी अगर PTI जा गई है तो अच्छी बात है और पार्टी फैसला करेगी। मेरे जाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी जैसी बातें कर रही है, बानी PTI पे गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात तो हुकूमती वज़रा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब पीपल्स पार्टी पहला है ज़ाहिर है हुकूमत की, नून लीग की, तो क्या पीपल्स पार्टी जाएगी? देखिए, हमारी अपनी सियासत है, हमारी जो नोक जोक है वो चलती रहती है। आज ही बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि कोई हम किसी की पाबंदी के हक में नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, किस पे पाबंदी लगा रहे हैं? PTI पे। वो तो ऑलरेडी है ही नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में तो है ही नहीं है, तो किस पे पाबंदी लगाएंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है। फिर हुकूमत जो है वो क्यों बेपरखी उड़ा रही है, PTI पे पाबंदी की बात कर रही है, या फिर बानी PTI को माइनस करने की बात? पार्टी इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में मौजूद ही नहीं है और उस पर पाबंदी लगा रही। मेरे हिसाब से वो बेजा पाबंदी है, क्योंकि माजी में भी इस तरह पाबंदी लग चुकी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? वो कोई नए नाम से पार्टी अनाउंस कर देंगे, नए नाम से शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पार्टी का कसूर नहीं होते। पार्टी की मानने एक बस की तरह है, बस चलाने वाला या बस के अंदर पैसेंजर कसूर हो सकता है, बस का तो नहीं हो सकता है कि अगर कोई दीवार के साथ टकरा जाए उसको। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि माइनस बानी PTI हो तो फिर काबिल कबूल है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। और फिर ये भी कहा गया कि 2 तहरीक इंसाफ होंगी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तहरीक इंसाफ अडयाला। देखिए, फैसल वाडा साहब बाखबर आदमी है और मैं समझ रहा हूँ कि ये माइनस वाला फार्मूला तो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। क्या अल्ताफ हुसैन माइनस नहीं हुआ? क्या नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुआ है? तो ये 2 मिसालें तो आपके सामने। तो जो भी हुकूमत फैसला करेगी या फैसल वाडा साहब वाले जो करेंगे, तो ये हम तो नहीं समझते। डॉक्टर साहब, बीइंग सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई तकाबली जायजा MQM के साथ या फिर बानी PTI का अल्ताफ हुसैन के साथ हो सकता है? नवाज शरीफ साहब के साथ हो सकता है ना, वो भी तो एक पार्टी है ना, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है, वो भी तो माइनस हो चुका है। आज तो वही प्लस ही प्लस है सर। नहीं, कहाँ प्लस है? आज 170 वोट है नून लीग के पास, तो शहबाज शरीफ साहब छोड़ दे। कल तक तो पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, आज तो पीपल्स पार्टी के बगैर वज़ीर आज़म ला सकते हैं, तो ले लें, अपनी बड़ी भाई को बना दे वज़ीर आज़म। क्यों नहीं बनाते? उनकी माइनस हो चुका है, इसी वजह से नहीं बना रहे। कोई फटा है, कोई प्रॉब्लम है सर? माइनस हो चुका है ना, बोल तो रहा ना, माइनस का लफ्ज।
ठीक, लेकिन फिर भी जाहिर है पार्लियामेंट में है, जब तरमीम पे वोट करना होता है तो आ जाते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में तो बहुत सारे लोग मौजूद है, कल भी थे, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे। पार्लियामेंट का मेंबर होना और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने में फर्क है। आपने माइनस की बात की, हम माइनस के हक में नहीं है, लेकिन माइनस वाली मिसालें अल्ताफ हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब की तो मौजूद है। मेरा कहना ये है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बईदस कयास नहीं है कि इमरान खान साहब भी माइनस हो जाएं। मैं आपको ये कर रहा हूं कि ऑलरेडी 2 मिसालें मौजूद है। अगर फैसल वाडा साहब जो बाखबर आदमी है वो ये ऐलान कर रहे हैं, और जितने भी अभी तक पेशन गोई के ये मेरे इलेक्शन समेत मुझे 2 महीने पहले बता दिए इलेक्शन में कि आपको सीट नहीं मिल सकती, ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है, और वाकई वो 3800 पे एमएनए बन गया। तो देखिए, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के तो आप कायल नहीं है, जैसे बिलावल साहब ने भी कह दिया कि माइनस वाला जो फॉर्मूला है, क्या इसके कायल हैं आप? इसको सपोर्ट करेंगे इस आइडिया? नहीं, उसके भी कायल नहीं हो। सियासी लोगों से गलती होती है, और अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये रियलाइज करता है कि जो बात उन्होंने की है, चाहे अदारों के हवाले से, अदारों के सरबराहों के हवाले से, और इवन के कल तक तो ये कहते थे कि हमारे बाजवा से झगड़ा है, आसिम मुनीर साहब से झगड़ा है, तो वो जो एनडीयू कोर्स कर रहे हैं उनके अपने, मैंने उनको गद्दार क्यों डिक्लेयर किए, सादिक और मीर जाफर? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान ने तो किसी को नहीं छोड़ा। अगर वो रियलाइज करता है ये सारी माजी की जो गलती है, तो मैं समझाऊं कि उनको सियासी दायरे में लाना चाहिए। ठीक, लास्टली बिलावल साहब ने कहा कि 28वीं तरमीम की गुंजाइश कोई नहीं है, और दूसरी तरफ एमक्यूएम बहुत बार तोल रही है कि वो चीज़ें जो 27 में नहीं हो सकी 26 में वो 28वीं में होंगी, और जाहिर है वो भी हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं। तो क्या 28वीं तरमीम को रोकेगी पीपल्स पार्टी? आप मुझे सवाल बता दें उल्टा, ये आप एमक्यूएम के छोड़िए, उनकी क्या विचारों के पोजीशन है। आप बताओ कि पीपल्स पार्टी के 74 एमएनए और 26 सेनेटर के बगैर कोई 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है? अगर है तो जरूर कर ले, अदरवाइज बिलावल साहब ने तो आज क्लियर कट आपको बयान दे दिया है। और जहां तक सूबों की बात है, ये जैसा मियां आमिर या मुस्तफा कमाल या और कोई इस तरह जो फैसल वाडा या उस तरह लोगों को मैदान में छोड़ा हुआ है और सूबों बनाने की, जहां सूबे ऑलरेडी करारदाद पास हो चुकी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां बना ले। क्यों सिंध को टुकड़े पर तली हुई है? सिंध असम्बली जहां कराची में मौजूद है, पाकिस्तान की करारदाद होने की है, पाकिस्तान से पहले कराची सिंध का हिस्सा था, और सिंध एक मिनी पाकिस्तान है। क्यों उसको अलग सूबा सिंध से अलग करने की साजिश हो रही है? यानी आप ये समझते हैं कि 28वीं तरमीम का प्लान चौपट हो गया? आपके सामने की बात है, अगर वो हमारे बगैर कर सकते हैं तो जरूर कर ले, लेकिन मैं नहीं कहता हूं पीपल्स पार्टी उसको नहीं मानेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, जो गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल तनाज़ात और संगीन इल्ज़ामात की जद में रहे हैं, एक मरतबा फिर खबरों की जीनत वो उस वक्त बने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। रजब भट्ट पर बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने, मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस होने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जिन पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी हैं। ऐसे माहौल में उनकी गिरफ्तारी के खदशात खासे बढ़ गए थे, लेकिन हाई कोर्ट का यह फैसला कि वो 10 दिन तक हिफाजती रिलीफ के तहत गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, रजब भट्ट के लिए एक बड़ा सांस लेने का, एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर है। अदालत का हुक्म उन्हें मुकम्मल बरियत या क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन ये उन्हें एक महफूज रास्ता ज़रूर फराहम करता है ताकि वो मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकें और अपना मौक़िफ़ कानूनी तरीके से पेश कर सकें। इस फैसले से ज़ाहिर होता है कि अदालती निज़ाम मुल्ज़िमान को यह हक़ देता है कि वो गिरफ्तारी के खौफ के बगैर अपनी कानूनी जंग लड़ सकें। रजब भट्ट के लिए ये रिलीफ इसलिए भी अहम है कि मौजूदा मीडिया दबाव, सोशल मीडिया तनाज़ात और अवामी तनकीद के माहौल में उनके पास अपनी सफाई पेश करने का रास्ता महदूद दिखाई दे रहा था। लिहाजा ये राहदारी ज़मानत उनके लिए वक्ती तौर पर एक मजबूत कानूनी सहारा और हिकमत अमली तरतीब देने का मौका है। गो के रजब भट्ट को वक्ती रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह बरकरार है कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की राहें आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होंगी, क्योंकि अदालत ने उन्हें 10 दिन में मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू करने का पाबंद किया है। इसलिए अगला मरहला इंतहाई फैसला कुन होगा। अगर उन्हें तलब कर लिया गया या तहकीकात मज़ीद गहरी हुई तो मुमकिन है कि रजब भट्ट को बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन, गैर कानूनी इश्तहारी सरगर्मियों, माली लेन देन के मशकूक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी जैसे मामलात पर जवाब देना पड़े। अगर उनके खिलाफ सबूत मजबूत निकलते हैं तो बाकायदा मुकदमा चलने की भी पूरी तवक्को है। दूसरी जानिब अगर केस के दौरान उन्हें कुछ मस्बत कानूनी नकात या कमज़ोर शवाहिद मिलते हैं तो वो अपनी पोजीशन
पोजीशन बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मजमूई सूरत हाल ये बता रही है कि रजब भट्ट का अगला फेज आसान नहीं होगा। यूं कहा जा सकता है कि मौजूदा रिलीफ सिर्फ वक्ती सहूलत है। असल इम्तहान तो तब होगा जब वो मुतल्लिका अदालत में पेश होकर इन इल्जामात का सामना करेंगे। आने वाले दिन रजब भट्ट के कानूनी मुस्तकबिल का असल रुख मुतय्यन करेंगे। या तो ये केस उनके लिए बड़ा धचका साबित होगा या वो खुद को दोबारा इस स्टेज पर ला सकेंगे जहां वो मस्बत कामयाबियों के साथ खड़े। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बसंत का त्यौहार एक बार फिर लाहौर की फजाओं में रंग, रोशनी और जिंदगी भरने आ रहा है। कई बरस की खामोशी के बाद ये दिलकश त्यौहार ना सिर्फ लौट आया है, बल्कि ये त्यौहार पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा मुनज़्ज़म और 2 मरहलों में मुनक्किद होने जा रहा है। लाहौर की छतें, गलियां और आसमान एक बार फिर रंग बिरंगी पतंगों से जिंदा होने वाले हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने बसंत की बहाली को संजीदगी से लेते हुए पूरे शहर में त्यौहार को महफूज बनाने का बड़ा प्लान फाइनल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि बसंत का त्यौहार दोबारा मनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहला जश्न 6, 7 और 8 फरवरी को 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसे रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जबकि पहले फेज़ की कामयाबी को सामने रखते हुए मार्च के आखिरी हफ्ते में एक और 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक किया गया है। ये अहम फैसला सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में होने वाले आला सतह के इजलास में किया गया, जहाँ हतमी तारीखों, सरगर्मियों और इंतजामी ढांचे को मुकम्मल तौर पर फाइनल किया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरसों की बरक्स इस बार बसंत सिर्फ चंद मखसूस मकामात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़े सकाफती मेले की सूरत में मनाई जाएगी। इस हवाले से हुक्काम का कहना है कि बसंत के लिए कानूनी मसवदा मुकम्मल कर लिया गया, जबकि 3 रोज़ा सरगर्मियों की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।